तो कोई भी आंसर होगा, मतलब ये ऐसे ही रैंडमली कोई क्वेश्चन उठा है, उसका आपको प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आंसर नंबर जो होता है ना, वो आप एकदम सेंटर में लिखना। ये हर सब्जेक्ट के लिए बात है। कोई से भी सब्जेक्ट का आप टेस्ट दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, या आपका जो मेन एग्जाम भी आ रहा है, उसमें आप जो आंसर नंबर होगा वो सबसे पहले कहाँ लिखोगे, सेंटर में लिखोगे। क्योंकि क्या होता है, आप कोने में लिख देते हो। मान लो आपने एक्स्ट्रा शीट ली तो वो आंसर नंबर कोने में चला जाता है। अब वो चेक करने वाले के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यूं यूं कर करके तुम्हारे आंसर देखेगा, नहीं करता। वो मेहनत ही करना पसंद नहीं करता। बस ठीक है, क्वेश्चन आया, दिख रहा है ये क्वेश्चन है, मैच कर रहा है की से जो जो टर्म्स देखनी है इंपॉर्टेंट, उसको टिक लगा करके कि हाँ इतना सही है, ये नई टर्म दिख रही, काट दो। तो पूरा प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपने सेंटर में अपना आंसर नंबर लिख दिया, एकदम सेंटर में। सेंटर में लिखोगे तो सबको ही दिखेगा, ठीक है, हाँ अंधे को भी दिखेगा। उसके बाद अब आपको कंप्यूटेशन करनी है। अगर टैक्स लाइबिलिटी का अभी तक आपने पढ़ा है तो आप हेडिंग डालोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जो भी नाम क्वेश्चन में दे रखा है फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये हेडिंग जरूर लिखना, ये आपके फॉर्मेट का हिस्सा है। फिर आपका फॉर्मेट दो पार्ट्स में आ जाता है, एक तो पर्टिकुलर्स और एक जगह आपका आ जाएगा अमाउंट। कॉलम आप 3 बनाना, क्योंकि एक कॉलम रहता है डिटेल के लिए। ये आपका पर्टिकुलर का कॉलम हो गया और ये अमाउंट का कॉलम हो गया। और इस वाले कॉलम में आप डिटेल्स लिखोगे, जो भी कंप्यूटेशन। अगर कंप्यूटेशन ऐसी है जो आपको अलग से वर्किंग नोट में जाकर के नहीं करने की जरूरत है, तो आप इधर ही एक डिटेल का कॉलम बना देते हो उधर। ये यहीं पर आप अपनी कंप्यूटेशन शो कर सकते हो। जैसे इसकी टोटल इनकम गिवन थी क्वेश्चन में, जो गिवन है वो भी लिखोगे। टोटल इनकम क्वेश्चन में गिवन है तो आपने सामने लिख दिया गिवन, ये टोटल इनकम थी इसकी। टैक्स कैलकुलेशन कैसे करा वो सब आपने बता दिया कि अप टू 2.5 लाख उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगा। और ये सारी चीजें कहाँ गई, मेन कॉलम में नहीं गई, ये सब डिटेल वाले कॉलम में जाएगी। 2.5 लाख तक नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपने 5% लगाया, 20%, 30%, ये सब कुछ लिखना है आपको। 5, 20, 30, ऐसा समझो सामने वाले को कुछ आता ही नहीं है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है, तो मैं उसको सारी की सारी डिटेल लिख करके देनी है कि ऐसे मैंने टोटल ये टैक्स की कंप्यूटेशन करी है। इसके अंदर आप ऐड करोगे, क्योंकि लिमिट जो है इसकी टोटल इनकम वो सरचार्ज की लिमिट में आ रही है, तो आपने सरचार्ज ऐड कर दिया, सरचार्ज का भी परसेंटेज बताओगे, ठीक है। अब सरचार्ज ऐड करने के बाद आप इधर एक काम और कर सकते हो, इधर सरचार्ज का अमाउंट भी लिख सकते हो। मैंने इधर लिखा नहीं है, आप सरचार्ज का क्या लिख दोगे, अमाउंट लिख दोगे। इसका 15%, ये 28 लाख का 15% करके वो आपका सरचार्ज का अमाउंट आएगा। फिर क्या आ गया अपना टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज, सरचार्ज ऐड करके ये आपका टैक्स आ गया जो जिसमें सरचार्ज इंक्लूडेड होगा। अगर मार्जिनल रिलीफ मिल रहा है तो मार्जिनल रिलीफ दो, और मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन आप इधर शो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी आंसर में। तो मार्जिनल रिलीफ की कंप्यूटेशन आपको वर्किंग नोट में ही दिखानी पड़ेगी अलग से, मार्क्स कट जाएंगे नहीं दिखाओगे तो। अमाउंट के मार्क्स ना मुश्किल से एक एक दो दो नंबर होते हैं, ये अमाउंट के जो आप फाइनल वर्किंग नोट के ही मेन मार्क्स होते हैं। उसको पता लगेगा कि तुमने खुद कंप्यूटेशन करी है उसको, वरना तुम ये नहीं लिखोगे तो ये भी तो हो सकता है तुमने किसी का देख करके लिख लिया। नहीं नहीं वो सब नहीं है दिक्कत। वर्किंग नोट पहले बनाने हैं पहले बनाओ, अपने पूरे सोल्यूशन के बाद में बनाने हैं तो बाद में बनाओ। रुको तो सर, ये आ गया आपका मार्जिनल रिलीफ गया किसमें, वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट का नंबर भी डालना जरूरी है, वो आपके मेन आंसर से आपके वर्किंग नोट को क्रॉस चेक करेगा, तो वो देखेगा कि ठीक है मार्जिनल रिलीफ का नोट नंबर 1 है, तो इसके लिए मुझे नोट नंबर 1 देखना है उसका। फिर आपने ऐड कर दिया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, और ये आया आपका फाइनल टैक्स पेएबल, ठीक है। वर्किंग नोट बना रखा है क्या मैंने, पता नहीं, हाँ ये रहा बना रखा है, ये रहा।
आपको जैसे मार्जिनल रिलीफ कंप्यूट करना बताया है वैसे ही आप कंप्यूट करोगे। पहले टैक्स निकालोगे किसके ऊपर? 1,02,00,000 के ऊपर। फिर आप टैक्स निकालोगे किस पे? 1 करोड़ पे। तो 1,02,00,000 के ऊपर तो आपने ऑलरेडी टैक्स निकाल रखा है। 1,02,00,000 के ऊपर तो आपने ऑलरेडी टैक्स निकाल रखा है ना, इंक्लूडिंग सरचार्ज। ये 33 लाख, यहां से आपने ये अमाउंट ले लिया और इसको यहां पर नंबर डाल दो ए। ये ए है, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ के लिए आप लिखोगे ना ए माइनस बी। मार्जिनल रिलीफ में क्या करा मैंने? ए माइनस बी करा। और जो बी वाला अमाउंट है वो कहां से आया? वर्किंग नोट्स के थ्रू आया। 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन करी, एक्स्ट्रा इनकम ऐड कर दी, बी वाला अमाउंट आ गया। ए और बी का डिफरेंस ही क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ होता है। वो इधर हमने शो कर दिया, ए माइनस बी। सेस सब पे लगता है, सब पे। डन। ऐसे आपको फॉर्मेट बना करके सारी कंप्यूटेशन करनी है, तभी आपको अगर 7 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें से 5 या 6 नंबर मिलेंगे। हाँ, पूरे नहीं मिलेंगे। पूरे नहीं मिलेंगे। ये ऐसा मन में मान करके चलो कि आपको 7 नंबर के क्वेश्चन में 7 नंबर कभी भी नहीं मिलेंगे। रेयर कोई चांसेस होते हैं जिसमें आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। कॉपी चेक करने वाला बड़ा मन का उदार है, अच्छे मन का इंसान है तो साथ दे देगा। अदरवाइज प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपको कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। और थ्योरी में तो बिल्कुल ही भूल जाना। थ्योरी में मान लो पूरा सही भी लिखा है ना, तो ये 7 के आपको 5 या 4 नंबर मिलेंगे। को तो क्या कर सकते हैं। लॉ के अंदर जैसे लॉ आपका पूरा थ्योरेटिकल है, ऑडिट आपका पूरा थ्योरेटिकल है, पर ऑडिट के साथ में कंपनी अकाउंट्स है, तो वो बात बना दी उसने थोड़ी सी। ठीक है, नहीं मिलते। ये ऐसा सोचते हैं कि भाई तुम अभी तक वो पूरे प्रॉपर प्रोफेशनल नहीं बने हो, उस तरीके से आंसर नहीं प्रेजेंट कर पाए हो, नहीं देते पूरे नंबर। नहीं लिखता, बट फिर भी नहीं देते, क्योंकि देखो सबको नंबर देने लगे तो सब पास हो जाएंगे। पढ़ के तो सब सेम ही आता है ना। खुद के मन से नंबर कम करने के लिए होता है ये, बाकी इसका और कोई रीजन नहीं है। 7 के 7 नंबर आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। कॉपी चेकिंग में अगर आप कॉपी रिवैल्यूएशन पे डालते हो तो उसमें केवल टोटलिंग चेक होती है, या कोई क्वेश्चन अगर चेक होना छूट गया वो चीज क्रॉस चेक होती है, बाकी और कुछ नहीं होता। ऐसे रोना नहीं है, देखो। पहले कम करोगे तो और कम मिलेंगे ना, 2 या 3 नंबर मिलेंगे, है ना। आप ये मान करके चलो, देखो हो सकता है आपको पूरे नंबर मिल भी जाए, फिर वही बात, सब डिपेंड करता है कॉपी चेक करने वाले पर। अगर मान लो वो ऐसे कॉपी चेक कर रहा है कि भाई उसको 5 मिनट के अंदर कहीं निकलना है, 10 कॉपीज पड़ी हुई है उसको चेक करनी है, फट 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 मन आया जो नंबर दे दिया। कोई ऐसे कॉपी चेक कर रहा है जो किससे लड़ करके बैठा हुआ हो, और मेन तो किससे लड़ेगा? कॉपी चेक कर रहा है तो अपनी बीवी से लड़ेगा, कि अगर लड़की होगी तो वो अपने पति से लड़ेगी। है लॉजिक यही बनता है। राइटिंग का फर्क भी बहुत पड़ता है। कोई स्टार्टिंग में आपकी घटिया हैंड राइटिंग देख करके इरिटेट हो गया तो फिर तुम्हारी आगे की कॉपी को जैसी आराम करके पड़ेगा। जिसकी राइटिंग खराब है पर उसको बेचारे को समझ ही नहीं आएगा तुम लिखना क्या चाह रहे हो, तो हाँ, थोड़ा राइटिंग पे देखो काम करो, अपने प्रेजेंटेशन पे शुरुआत से काम करने लग जाओ, क्योंकि प्रेजेंटेशन का बहुत बहुत फर्क पड़ता है। आपके ना अगर 30 नंबर आ रहे होंगे तो प्रेजेंटेशन की वजह से आप इसको खींच खाच करके 40 कर सकते हो। अगर कचरा लिखोगे तो। हाँ हाँ हाँ, फोटो ले लो इसकी। इधर वर्किंग नोट देखना है। ठीक है।
अब लिखते हैं अपना बेसिक वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक, स्पेशल टैक्स रेट्स। स्पेशल टैक्स रेट्स, और स्पेशल टैक्स रेट्स आपको कहां पर गिवन है? इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ लिखना है। ये तो क्या ही बात करी तुमने हरी। काफी दिन से क्यों इतना सब कुछ नहीं लिखा ये सारा? देखो ज्यादा मन नहीं चलाना इसमें अपना, आपका मन टैक्स से अलग भागेगा, ये अलग कहता है, आपका मन अलग कहेगा। तो सबसे पहले लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, और 112 वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो क्या होता है? वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन अंडर सेक्शन 112A। तो इधर सेकंड नंबर पे आप वो लिखेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली लिखेंगे, 112A इसके ब्रैकेट में डाल के लिख लो अदर देन। अगर एक साथ नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अदर देन 112A। पार्ट नहीं है, अलग आता है वो। अमेंड जब अपन अमेंडमेंट्स लिख करके आते हैं तो इसको चेंज करते हैं। अब देखो 112 के अंदर सबसे पहले तो आपकी जो रेट है वो कितनी लग रही है? 112 के अंदर आपकी रेट लगेगी फ्लैट रेट 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर आपकी रेट लगेगी 20%। इसका सेकंड पॉइंट लिखो आप कि जो आपकी अनएडजस्टेड इनकम होती है, मान लो आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो अनएडजस्टेड रह गई। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हुआ कितना? 2 लाख का। आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है? 2.5 लाख की। तो 50,000 अनएडजस्टेड रह गया ना। वो जो 50,000 है वो आप क्या कर सकते हो? किसी दूसरी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो। तो इधर लिख लो अनएडजस्टेड, एग्जाम्पल से बता दूंगी, अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो वो इनकम ही तो होती है, टोटल इनकम की तो एग्जेम्पशन मिलती है तुम्हें। अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल can be adjusted against long term capital gain under section 112। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। दोनों का एग्जाम्पल आपको मैं भी एक बार अपन लिख लें, फिर आपको सबके एग्जाम्पल्स करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखो आप, रिबेट जो है वो भी आपको इसमें से मिलती है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है तो आपको उसमें से रिबेट मिलेगी 87A की। 87A की रिबेट क्या होती है? 12,500 या फिर 100% ऑफ टैक्स, और किसको मिलेगी? 5 लाख या उससे कम जिसकी टोटल इनकम है, और
रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। देखो सिंपली अगर एक शॉर्ट में बोलूँ ना 112A किसका होता है, तो 112A होता है शेयर मार्केट की इनकम। अगर आपने ट्रांसफर करा है इक्विटी, इक्विटी ओरिएंटेड या म्यूचुअल फंड जिसपे आपको एसटीटी पे करना है, एसटीटी का मतलब होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, और वो कहाँ पे करना होता है हमें, शेयर मार्केट की इनकम पे। तो 112A जनरली किसको कवर करता है, शेयर मार्केट को कवर करता है, ठीक है। इसमें लिख लो आप 112A क्या है। एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो शॉर्ट टर्म पे जाता है 15%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ, long term capital gain on transfer of equity oriented funds, equity oriented funds या फिर इक्विटी शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। या म्यूचुअल फंड्स के लिए आप लिख लो इधर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स नहीं आता इसमें, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आता है, यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। कैपिटल गेन चैप्टर में जब हम कैपिटल गेन वाला हेड पढ़ेंगे ना, उसके अंदर आती है ये सारी चीजें आपकी डिटेल के अंदर, अभी यहां समझाने का मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ सिंपली अभी के लिए आप बस इतना समझ लो 112A होता है शेयर मार्केट, क्योंकि इक्विटी का जितना काम है वो सारा मार्केट से रिलेटेड होता है। दो होते हैं, इक्विटी और डेट, और एक हाइब्रिड होता है, दोनों मिला करके अगर आपको करना है तो। ये तीन तो हो गए, इक्विटी ओरिएंटेड, इक्विटी शेयर्स या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, प्लस इनके ऊपर क्या है, एसटीटी पेड है। एसटीटी का मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। हाँ एसटीटी पे होता है ट्रांसफर के ऊपर, एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर। और ये एसटीटी एक्चुअली तभी पे होता है जब आपकी जो सिक्योरिटी है वो लिस्टेड सिक्योरिटी है ना। हाँ लिस्टेड होती है ना, एनएससी बीएससी, उनमें लिस्टेड है आपकी सिक्योरिटी, तो आपको एसटीटी पे करना होता है, ठीक है। एसटीटी पे कर रखा है आपने। अब इसके अंदर रेट क्या है, रेट ऑफ टैक्स है इसके अंदर 10%, 10% की टैक्स रेट है। और 10% किसका, 10% ऑफ एक्सेस ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख तक अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हुआ है तो 1 लाख तक हम उस पर कुछ भी नहीं लेंगे। एक तरीके से मान लो 1 लाख तक की इनकम पे निल है, और उसके ऊपर की जितनी इनकम है उस पे क्या लगेगा, 10% का टैक्स लगेगा। हाँ 10% फ्लैट रेट है, चाहे 10% उसके ऊपर कितना भी हो। तीसरे पॉइंट में आएगा शॉर्ट टर्म। हाँ पहले वाले में कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इसमें 1 लाख की एग्जेम्पशन है। जो आपने 112 वाला पढ़ा उसके अंदर कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, उसके अंदर बस ये पॉइंट है कि आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। देखो एडजस्टेड वाले का क्या है, जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया, इधर आपकी ना 2 इनकम हो रही है, एक तो आपका हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और इधर आ गई आपकी अदर इनकम, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपको इधर 2 लाख का,
112 वाला है ना, एग्जाम्पल 112 में चल रही है। और जो आपकी अदर इनकम है, वो अदर इनकम जो है वो आपकी अदर इनकम हुई है 2 लाख मान लेते हैं इधर, ठीक है। अब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 2.5 लाख। कितना बच गया? 50,000। क्या कर दो, 50,000 को इधर एडजस्ट कर दो। ये 50,000 को आप क्या कर सकते हो, इधर एडजस्ट कर सकते हो। कितना बच गया? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख के ऊपर क्या लगा दो? 20% का टैक्स लग जाएगा। ये होता है एडजस्टमेंट, कि अगर आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अगर आपकी पूरी एग्जॉस्ट नहीं हो रही है, तो जितना भी अमाउंट बच रहा है उसको आप क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। समझ आया? और इधर तो क्या होता है, 112A के अंदर तो 1 लाख तक टैक्स ही नहीं लगेगा, 1 लाख ही एग्जेम्प्ट है, उसके बाद लगेगा आपका टैक्स जो लगेगा। और कितना रेट से लगेगा? 10% से लगेगा, ठीक है। इसके अंदर लिखो अनएडजस्टेड वाले पॉइंट को, अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अनएडजस्टेड एक लाख तक कुछ नहीं है, 1,000 उस पे लगेगा, उस 1,000 पे लगेगा। 1,000 पे क्या आएगा? और ये तो 1 लाख ही है ना, समझ रहे हो? अच्छा, जो 1,000 है उस पे बिल्कुल। अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन is adjusted against LTCG 112A। यहां पर भी आप क्या कर सकते हो? एडजस्टमेंट कर सकते हो। रिबेट अंडर सेक्शन 87A is not available। इसको रिबेट अवेलेबल नहीं होगी। एडजस्टमेंट क्या फायदा दे दिया? रेट भी कम कर दी, रिबेट हम तुमको नहीं देंगे। हाँ, सरचार्ज लगता है ना, इनके ऊपर सरचार्ज कितना लगता है? मैक्सिमम 15% लिखवाया था सरचार्ज में, कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम हो, या फिर डिविडेंड की इनकम होती है, तो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15% का। सेम लिमिट्स, लिमिट्स जो उधर लिखी थी अपन ने, 50 लाख तक कुछ भी नहीं, 50 से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से ऊपर फिर इनके अंदर तो जितना भी जाएगा ना, उस पर कितना लगेगा? 15%। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात। दो रेट आ गई, 20% और 10। जो एक्सेस में गया, देखो जैसे मान लो आपने इसमें अर्न करा 3 लाख रुपीज, है ना, तो 1 लाख तक तो कुछ नहीं लगेगा, माइनस कर दो 1 लाख, बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख पे 10% लगेगा, ठीक है। सरचार्ज जो है वो आपको 3 इनकम्स हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये दोनों ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और डिविडेंड की इनकम, इन पे जो सरचार्ज है वो मैक्सिमम कितना लगता है? 15% का लगता है। इनकम चाहे कितनी भी हो, देखो अगर 10% की लिमिट में इनकम है तो 10% वाला ही लगेगा, पर अगर 15 के बियॉन्ड वाली लिमिट में जा रहे हैं, जैसे 2 करोड़ के ऊपर जा रही है अगर, तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15% ही लगेगा। इन पे सरचार्ज कभी भी 25 या 37% नहीं लगता। नेक्स्ट लिखो थर्ड नंबर, थर्ड नंबर आ गया आपका STCG या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
STCG या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। और ये कौन सा वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? शेयर मार्केट की इनकम पे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जैसे इधर तो आप लॉन्ग टर्म पढ़ के आए ना 112A के अंदर, वही उसी सेम वो सारी इनकम्स, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, इन तीनों के ऊपर प्लस आपने एसटीटी पे करा है, इन तीनों के ऊपर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है, कैपिटल गेन चैप्टर में देखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो वो कहां जाएगा? 111A के अंदर, ठीक है। STCG अंडर सेक्शन 111A ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट प्लस एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर। प्लस एसटीटी पेड ऑन ट्रांसफर। रेट कितनी है इधर? 15%। इसमें आपकी टैक्स की रेट लगेगी 15%। ट्रांसफर पे जो टैक्स लगता है ना वो, और ट्रांसफर का मतलब होता है बेचना। ट्रांसफर का मतलब ही यही होता है। ट्रांसफर जो है वो टैक्स की भाषा में ट्रांसफर सेल के अंदर ही आता है। मान लो मेरे पास शेयर्स थे, मैंने तुमको ट्रांसफर करे, इसका मतलब मैंने तुमको सेल कर दिया। तो मुझे पैसे क्यों नहीं दोगे? पैसे क्यों नहीं दोगे? मैं क्या तुमको गिफ्ट कर रही हूँ? गिफ्ट ट्रांसफर नहीं होता। हाँ, फिर नहीं आएगा। गिफ्ट ट्रांसफर की डेफिनेशन में ही नहीं आता है। डोनेशन। तो ये बहुत बढ़िया, ऐसे दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा ओवरऑल हर स्पेयर में, तभी तुम टैक्स के वो बन पाओगे, वही बचाने के लिए। कुछ ज्यादा ही टैक्स बचाओगे, मुझे तुम्हारे दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखो, इसमें भी आप जो अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन है उसको एडजस्ट कर सकते हो। अनएडजस्टेड, हाँ ये सब फ्लैट रेट्स हैं। अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, unadjusted basic exemption limit can be adjusted against STCG 111A। और इसको रिबेट मिल जाती है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल। 12,500 और लोअर, 12,500 और 100% ऑफ टैक्स, सेम रिबेट तो सेम है ना, सेक्शन सेम है, 87 है। इसके आगे कुछ नहीं है, इसके साइड में आएगी कैजुअल इनकम, इससे भी छोटी है, 2 लाइन की है। जब ट्रांसफर होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास थे शेयर्स, मैंने तुमको ट्रांसफर करे, तो पहले उसके ऊपर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आपको पे करना होता है सबसे पहले। उसके बाद जब देखो टैक्स की कंप्यूटेशन तो कब होती है? जब आपका पूरा साल निकल गया, आपने ये इनकम अर्न कर ली, मैंने तुम्हें शेयर्स दिए, मेरी इनकम हुई क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रांसफर करा, तो ट्रांसफर के टाइम पे एसटीटी पे करोगे।
और जब मैं साल खत्म होने के बाद में अपना असेसमेंट करूंगी ना, उस टाइम पे वो मेरी इनकम कंप्यूट होगी। एसटीटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है। एसटीटी जाएगा सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन के ऊपर जो लगता है वो बोर्ड लेगा। इनकम टैक्स ये सीबीडीटी लेगा। दोनों अलग अलग है। नहीं, एसटीटी की रेट है ना, एसटीटी लगता है। हाँ, वो अगर तुम बेचते हो तो वो कट कटा करके तुम्हारे पास पैसे आते हैं, और इसका भी एडजस्टमेंट होता है। एसटीटी का भी एडजस्टमेंट आप जब कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ोगे ना, वहां पर आपको इसका एडजस्टमेंट होएगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलकर के इसका एडजस्टमेंट कर देते हैं उधर। देखो सिंपल एक छोटी सी बात, तुम्हें कहीं पर भी 2 बार टैक्स नहीं पे करना सेम इनकम के ऊपर। एक इतनी सी बात है। अगर किसी एक एक्ट में उस जगह पे टैक्स लग रहा है तो दूसरा वहां से तुम्हें छूट देगा। एक ही इनकम के ऊपर 2 लोग टैक्स नहीं लेंगे तुमसे। इतने भी बेरहम नहीं है। हो गया। हम्म। वो कौन सी इनकम? इसी पे तो देना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर ही तो टैक्स देना है आपको। कोई भी हो, जैसे मान लो मैं ही हूँ है ना, मैंने शेयर्स हेल्ड करे, मान करके रखते हैं अपन 2 महीने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया है ना। लिस्टेड शेयर्स को अगर आप 12 महीने से कम के लिए रखते हो तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चला जाता है। मैंने 2 महीने हेल्ड करे, 2 महीने बाद मैंने वो ट्रांसफर कर दिए तुमको, तो जब मैंने ट्रांसफर करा ना, अगर मैंने उस पर एसटीटी पे करा है तो वो 111A के अंदर चला गया, ट्रांसफर के ऊपर एसटीटी लग गया है ना। अब जब साल खत्म होएगा, मेरी इनकम हुई ना, तुम्हें ट्रांसफर करा तो मेरी एक इनकम होगी। हाँ, तो वो सब जुड़ जाता है। स्लैब रेट देना है, बट ये वाली जो इनकम होती है, ये 4 इनकम ये अलग हटती है। उसके बाद जो बची हुई इनकम होती है उस पे स्लैब रेट कंप्यूट होती है। एक बार पहले लिखने का काम कर लो, फिर एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल से आपको पूरा सब कुछ समझाऊंगे, पहले लिख लो। मन में सवालों को 2 मिनट के लिए दबोच करके रख दो, ऐसे सवाल रुक जाओ। नहीं नहीं, अभी तो 2 मिनट ही, 12:50 है ना, अभी तो टाइम है अपनी क्लास में। लास्ट एक कैजुअल इनकम ही तो बचा है बस। कैजुअल इनकम। और आज तो लास्ट क्लास भी नहीं है, तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। कैजुअल इनकम, लॉटरी की आपको इनकम हुई है कि भाई विशाखा के कोई लॉटरी का टिकट निकल गया है ना, लॉटरी है, विनिंग की इनकम है। ऐसे परेशान नहीं हो ना हरी, अगली बार तुम्हारे निकल जाएगा। ऐसे पेन को ऐसे पटकना नहीं, बिल्कुल नहीं। विशाखा भी अपने घर की है, पार्टी देगी सबको, लॉटरी निकलेगी तो उसकी, है ना भाई? है? नहीं नहीं, देखो ऐसे नहीं। ठीक है, तो कैजुअल इनकम के ऊपर टैक्स रेट लिखो आप 30%। 30%। कैजुअल इनकम के ऊपर आपको टैक्स पे करना है 30% का। केबीसी में गए, जीत गए, जैसे मान लो अर्जित गया, अर्जित ने जीते 7 करोड़, 30% तो टैक्स देना है। सब लगता है, सरचार्ज भी दो, सब दो, सब कुछ जाता है। वो सब केवल है ना, पहली बार दिखने में ऐसा लगता है 7 करोड़ जेब में। देखो जेब में जाता है, उसमें से आप ये मान करके चलो कि 1 करोड़ के आसपास जेब में जाता है, 1-2 करोड़ के आसपास आपका जेब में जाएगा। 7 करोड़ आप जब जीत लेते हो तो
दो करोड़ के आसपास का मान। 30% यहाँ से चला गया, सरचार्ज देना है, इस पे सरचार्ज भी लगेगा। और भी टैक्सेस लग जाते हैं ना। चलो चलो ठीक है, अभी अभी इनकम नहीं कमानी जीतने वाले की। हाँ, अभी तुम्हें कंप्यूटेशन नहीं करनी, अभी छोड़ो, अभी इधर आ जाओ। टैक्स रेट आपकी लगी फ्लैट 30%। इधर करो, अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन, सब मुंह माया है। 4 करोड़, 1 करोड़। अनएडजस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट is not adjusted against कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के अगेंस्ट आपकी अगर कोई भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बच रही है तो आप उसको इसके अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिबेट आपको मिल जाएगी। हाँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल। पांच लाख वाली तो वो तो देखो बेसिक क्राइटेरिया है। 30% तो लगेगा ही लगेगा। क्या फायदा हुआ? कुछ ही फायदा नहीं हुआ, देखो ठीक है। एग्जाम्पल लिखो। सेज तो हर जगह लगता है, सब पे लगता है। एग्जाम्पल, ये सबका एग्जाम्पल है, ये कंबाइन एग्जाम्पल है। लिखो आप इसके अंदर, मिस्टर ए है और उसकी इनकम आपको दे रखी है। मिस्टर ए ने इनकम अर्न करी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम लिख लो इसकी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम आ गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये आ गया आपका अंडर सेक्शन 112, ये आ गया अंडर सेक्शन 111A, ये आ गया अंडर सेक्शन 112A, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 की इनकम लिखो आप 4 लाख, ठीक है। 111A की इनकम भी आप लिख लो, 111A में भी इसने अर्न करा 4 लाख। 112A की इनकम इसको हुई है 6 लाख। ठीक है। फिर इसको आप, हाँ नहीं, लॉटरी कमाई है इसने, लॉटरी निकली है इसकी लॉटरी यानी कि कैजुअल इनकम इसको आप लिख लो। कैजुअल इनकम इसको हुआ है 2 लाख। सोलह कमा लिए ना इसने। अब इसकी अदर इनकम लिखो आप। अदर इनकम आप इसकी लिखो 6 लाख। लॉटरी इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है। हाँ हाँ, लॉटरी निकलती है ना, लॉटरी की तभी तो टैक्स लगाया उस पर 30%। इलीगल नहीं है। हाँ हाँ, देखो टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लीगल और इलीगल नहीं है, कुछ भी नहीं। इनकम पकड़ में आ गई, वो चाहे तुम स्मगलिंग से ही कमाओ उस इनकम को। अगर तुमने छुपा रखी थी तो उस पर टैक्स उतना लगाएंगे, 78% तो केवल टैक्स लगाएंगे। स्मगलिंग कर लेते हैं, देखो
किसी भी तरह, अब ये क्या मैं तुमको स्मगलिंग करना सिखाऊं? देखो केवल कंसील करना आता है और वही सबसे बड़ा है। कैलकुलेट टैक्स पेबल, नहीं वो तो आप खुद ही कर लोगे फिर तो। कैलकुलेट टैक्स पेबल, अदर इनकम। हाँ, ये अपनी जो अपन इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे ना, स्लैब स्लैब स्लैब, अदर इनकम मतलब वो जिसपे आपकी फाइनेंस एक्ट की रेट लगती है, और स्पेशल इनकम्स आपको अलग से 4 दे रखी है जिसपे इनकम टैक्स की रेट लगती है। कैलकुलेट करो टैक्स पेबल। ना ना, अभी तो ऐसे ही कर दो, फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, अभी तो ऐसे ही हवा में काम कर दो। नहीं, टोटल पे लगता है सेस। सेस जो है, आपने जो टोटल आपका अमाउंट आया ना, फाइनल अमाउंट, उस एक अमाउंट के ऊपर सेस ऐड होता है। ऐसा नहीं कि तुम 4 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 2 पे, फिर 6 पे, एक एक के ऊपर सेस, तो टोटल पे ना। मान लो 4 लाख की इनकम है, उसमें तुमने टैक्स निकाला, फ्लैट रेट लगेगी, टैक्स आ गया। फिर 4 की इनकम में फ्लैट रेट लगाया, फिर 6 पे भी और 2 पे भी, ये जो लास्ट का 6 बचा उस पर स्लैब लगाओगे, ऐसे करके सबका एक टोटल कुछ टैक्स का अमाउंट आया, सबको टोटल करोगे, उस पे आपका सेस लगेगा 4%। तो सेस तो सब पे ही लग गया ना। कितना आ रहा है? ठीक है, रिबेट टोटल इनकम पे मिलती है, ध्यान रखना। तो इस एग्जाम्पल में रिबेट नहीं मिलेगी, टोटल इनकम पे मिलती है ना, ये तो ज्यादा कम आ गया। रिबेट वाले में हमने लिखा था इफ टोटल इनकम इज 5 लाख और लेस तो मिलेगी रिबेट, इसमें रिबेट नहीं मिलेगी। कितना आ रहा है आपका? 2,93,800। ठीक है, देखते हैं और। टोटल इनकम है इसकी 22 लाख, इसकी टोटल इनकम कितनी है? 22 लाख। ठीक है, अब इस 22 लाख के ऊपर अपन टैक्स कंप्यूट करते हैं, लास्ट में लगेगा, लास्ट में। इधर आ जाते हैं अपन। किसी पे भी नहीं मिलेगा रिबेट, टोटल इनकम 22 लाख है ना। पहला देखो, सबसे पहला आपका 112 हो गया, फिर अपन कर लेते हैं 112A, फिर आ गया आपका 111A, इधर आपकी आ गई लॉटरी, और इधर आ गया आपका अदर इनकम। ठीक है, 112 वाली इनकम आपको कितनी हुई? 4 लाख। इस 4 लाख पे आपको कितना मिलेगा, मतलब कितना आपको टैक्स देना है, मिलेगा नहीं, देना है। कितना आपको टैक्स देना है? 20% का टैक्स देना है, तो इसका 20% हो गया 80,000।
वो 2.5 लाख देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अदर इनकम से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि स्लैब तो इसी के लिए मिलती है ना, यहां से एडजस्ट करो। अब यहां पर तो क्योंकि कुछ अनएडजस्टेड बचेगा ही नहीं, 6 लाख है, अनएडजस्टेड बचा ही नहीं ना कुछ, बता रही हूँ। 112 ए के ऊपर कंप्यूट करते हैं, तो 112 ए की इनकम थी आपकी 6 लाख। 6 लाख पे आपको कितना देना है, सीधा 10% दे दोगे कि 6 लाख से कुछ बिल्कुल। सबसे पहले इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे 1 लाख, क्योंकि 1 लाख तक कुछ टैक्स नहीं देना, बचा आपका 5 लाख। 5 लाख के ऊपर कितनी रेट लगेगी, 10% की रेट लगेगी। तो इधर इसका टैक्स आ गया कितना, 50,000। नेक्स्ट आया 111A। 111A की इनकम कितनी है, 4 लाख। 111A से कुछ भी एडजस्टमेंट है, कोई एग्जेम्पशन नहीं दी है 111A में, तो इस पे आपकी डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट टैक्स लगेगा कितना, 15% का। तो 4 लाख का 15% हो जाएगा आपका 60,000। 60,000। अब बात करते हैं लॉटरी की। नहीं, ऐसे आदत है, दिमाग मत खराब करो। देखो कोई बात नहीं, देखो जितना चाहिए तो उसी से आपके डाउट सॉल्व होते हैं सारे। एक्सेस में भी नहीं, 5 मिनट तक जित लो, उसके बाद नहीं। तब भी क्लियर नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। लॉटरी की बात करें तो लॉटरी की इनकम कितनी लगी, 2 लाख की, और लॉटरी पे आपको टैक्स देना है 30%। तो लॉटरी पे कितना लग गया इसका, सेम वही 60,000। ओके, अब लास्ट आ गया 6 लाख की अदर इनकम। अदर इनकम पे स्लैब रेट लगती है, तो स्लैब रेट कैसे लगेगी, पहले 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं लगेगा, उसके बाद आ गया आपका 12,500, और बचे हुए पे 20,000। बिल्कुल, तो ये आ गया आपका 32,500। 6 लाख के ऊपर कितना लगा, 32,500 डायरेक्ट लिख दूं, पहले 2.5 लाख तक निल, फिर उसके बाद कितना लगेगा 12,500, और उस पे लगेगा 20,000 बचे हुए पे। हाँ हाँ, तो ये आ गया आपका यहां से 32,500। अब इसको टोटल करोगे आप तो 60, 60, 120, 50, 80, 32, तो ये आपका आ गया 28। हाँ, $2,82,500। इसके ऊपर आपको ऐड करना है 4% सेस, तो इसका 4% सेस ऐड करोगे तो वो कितना आ गया, 11,300। ये है टैक्स पेएबल। अब समझ आई कहानी पूरी, इस एग्जाम्पल से सब कुछ क्लियर हुआ। अब देखो, जो वो एडजस्टमेंट वाली बात थी ना, एडजस्टमेंट वाली बात के लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अदर इनकम के ऊपर देखो। अदर इनकम 6 लाख है, इसका मतलब जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो पूरी की पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी। 2.5 लाख है ना, पूरी एग्जॉस्ट होगी, क्योंकि इनकम है 6 लाख।
अगर यहाँ पर 2 लाख होता तो जो 50,000 बचा है वो आप किसी से भी एडजस्ट कर लो, और किसी से भी एडजस्ट करने का मतलब है या तो 112 से करो या फिर 111A से करो। अब ज्यादा टैक्स रेट किस में लग रही है? 112 में, तो उससे एडजस्ट करो, क्योंकि देखो 112A तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट देगा 1 लाख का। अब 20% का टैक्स है, जितने कम अमाउंट पे दे सको उतना ही बेटर है ना, तो वो एडजस्टमेंट किससे करेंगे अपन? 112 से, क्योंकि ज्यादा टैक्स रेट उधर ही है, फिर 50 माइनस हो जाते हैं। हाँ, कोई एग्जाम्पल जैसे इधर था ना, ये रहा, जैसे सपोज मैं आपको इसी क्वेश्चन में बता देती हूँ एक बार। अगर ये 6 लाख की जगह पर ये कितना होता? 6 लाख की जगह पर ये होता 2 लाख रुपए। मान लो ये 6 लाख की जगह होता इधर 2 लाख, ठीक है? तो आप यहां से क्या करते? 2 लाख पे तो टैक्स लगता नहीं, बल्कि 50,000 बच ही गया ना, तो अदर इनकम पे तो काट दो, अदर इनकम की तरफ तो कुछ आएगा नहीं। यहां से 50,000 बच गया, उसको किधर एडजस्ट करोगे? इधर, तो ये हो गया 3.5 लाख। 3.5 लाख के ऊपर अब आपको 20% देना है। और इधर ही क्यों एडजस्ट करा? क्योंकि यहां से 1 लाख की ऑलरेडी मिल जाती है छूट आपको। यहाँ पर रेट है 15%, यहाँ पर रेट है 10% और यहाँ पर है 20%। तो जो हाईएस्ट रेट है उसी में हम कोशिश करते हैं कि इनकम सबसे कम हो। हाँ अलाउड, सब अलाउड है, कुछ बोला ही नहीं इन्होंने। जाएगी नहीं ना, 2 लाख कमाया है उसने। अगर अदर इनकम 2 लाख है तो एग्जेम्पशन कितना? 2.5 मिलता है। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इनकम 1 लाख है तो बेसिक एग्जेम्पशन कितना? 2.5 तक का मिलता है, तो 1.5 को भी मैं तो ये बोलूंगी आप 112 के अंदर ही एडजस्ट करो, क्योंकि हाईएस्ट रेट है, तो सारा एडजस्टमेंट उधर ही होता है। बाकियों की रेट कम है ना, लॉटरी से एडजस्टमेंट नहीं होता, लिखवाया ना मैंने इधर। लॉटरी में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, बस इसीलिए नहीं कर सकते। हमारा दिमाग सबसे पहले कहाँ चला कि लॉटरी में एडजस्टमेंट करो, 30% है, साफ मना कर दिया मत करो। अगर ये टोटल इनकम यहाँ 22 लाख है ना, अगर ये टोटल इनकम यहाँ 5 लाख या उससे कम होती तो रिबेट मिल जाती आपको फाइनल अमाउंट की जाकर के लास्ट में इधर जो ये आपका टैक्स आता ना, इधर टोटल पे आप टैक्स निकालते हैं, टोटल सबको मिल रही है ना रिबेट। तो रिबेट केवल आपको एक ही के अंदर नहीं मिल रही है, 112A के अंदर नहीं मिल रही है, उसको एक्सक्लूड कर दो। हाँ, उसको हटा करके बाकियों पे रिबेट देनी है, बट ये टोटल इनकम बनती ही नहीं है इतनी। हाँ, 100% ऑफ टैक्स बनती नहीं है इतनी कम, पर अगर बाई चांस बन जाती है, वैसे तो बनती नहीं है पहली बात तो, पर अगर बाई चांस बन जाती है तो आप सबसे पहले ये वाली इनकम को हटाओ, 112A वाली, इस पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी इनकम है ना उस पे आपको रिबेट मिल जाएगी। हाँ हाँ, तो वो भी हटा दोगे तो भी नहीं मिलेगी, रिबेट का पॉइंट ही नहीं आता इसके अंदर हटाने के बाद, क्योंकि उसमें तो रिबेट नहीं मिलती। ठीक है, क्यों करना, मतलब करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और उससे फायदा कुछ नहीं मिलता। कर तो सकते हो पर फायदा नहीं मिलेगा। मान लो कि आपकी जो इधर टोटल इनकम आती है, इधर टोटल इनकम आई है 22 लाख की, अगर ये टोटल इनकम आपकी 5 लाख या उससे कम आती, अब रिबेट किस में नहीं मिल रही है? 112A के अंदर रिबेट नहीं मिल रही है, तो आपकी टोटल इनकम जैसे मैं मान करके चल रही हूँ 4 लाख की आई है ना, उसमें से आपने 112A वाली इनकम को क्या कर दिया? हटा दिया, उस पर आप अलग कैलकुलेट कर रहे हो अपना टैक्स। बची हुई जो इनकम है ना, इस पे आपने टैक्स कंप्यूट करा, वो आप ऑलरेडी कंप्यूटेशन तो इसी तरीके से करोगे, जो भी टैक्स का अमाउंट आया, कम आया 12,500 से तो वो कम की पूरी लिमिट ले लो,
और अगर 12,500 से थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है तो 12,500 तक की आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी। इसका मतलब 112 112A जो है वो तो आपको बिना रिबेट के देना ही देना है, चाहे 5 लाख से कम ही क्यों ना हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, हाँ। आज हमारा बेसिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर डाउट आएंगे नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में क्वेश्चंस ही नहीं है। जितने थे मैंने अपने से एग्जाम्पल बना करके आपको करवा दिए। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर, एक क्वेश्चन चलो मैं तुमको दे देती हूँ एक्स्ट्रा, हाँ घर पे करने के लिए, कुछ तो करो। एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्यों कल क्या है? तुम क्या स्कूल जाने वाले बच्चे हो? मिस्टर ए एज्ड 40 ईयर्स, मिस्टर ए है 40 साल के और इनकी टोटल इनकम है, छीन दिया, 4,50,00,000। 4,50,00,000 अभी पूरा लिखा नहीं, अभी और आगे आएगा। 4,50,00,000 की टोटल इनकम है, जिसमें से कंप्राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 55 लाख का, 55 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, STCG 111A वो है इनका 65 लाख का, 65 लाख का है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड अदर इनकम 3,30,00,000। अरे नहीं मिलती इन केसेस के अंदर, आता ही नहीं है रिबेट का, कहीं पॉइंट ही बनता ही नहीं है। इतना कमा रहे हो, कहाँ रिबेट मिलेगी? कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ये क्वेश्चन है, इसमें आपकी स्पेशल इनकम भी आ गई, अदर इनकम भी आ गई, सब कुछ आ गया, सरचार्ज भी आ जाएगा। सरचार्ज का ध्यान रखना, इसमें सरचार्ज भी आ जाएगा। ये लो सरचार्ज जो ये है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म, इस पे तो 15% तक ही लगेगा। 5 लाख कहाँ गए? ठीक है, थैंक यू। कल या परसों कभी भी आपका बेसिक वाले चैप्टर का टेस्ट हो सकता है, मैं ग्रुप पे आपको मैसेज कर दूंगी। जब क्वेश्चन ही नहीं है तो कहां से पूछोगे? चलो ठीक है, फिर भी मैं पेपर तो तैयार रखूंगी।